हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हूँ अपने टॉपिक को लेकर। मैं कल आपको संसद पढ़ा रहा था, तो मैंने कल आपको संसद का एक रफली इंट्रोडक्शन दिया था कि संसद हमारे देश में केंद्रीय व्यवस्थापिका है, केंद्रीय विधायिका है और उसका काम है विधायन करना, यानी कि कानूनों का निर्माण करना। मैंने आपको यह भी बता दिया था कि संसद के 3 भाग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। उसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भाग 3 है क्योंकि संसद का काम है कानूनों का निर्माण करना। कानूनों के निर्माण में 3 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, पहला राज्यसभा और लोकसभा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहस होती है सांसदों के बीच में किसी भी कानून पर, और बहस होने के बाद ये पारित किया जाता है दोनों सदनों से। जब दोनों सदनों से पास हो जाता है कोई कानून, तब साइन करने के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है, और जब राष्ट्रपति साइन कर देता है तभी कोई विधेयक कानून के रूप में जाना जाता है या कानून का रूप लेता है। इस प्रकार से विधायन प्रक्रिया में 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति जो साइन करता है, लोकसभा और राज्यसभा जो कानून को पास करते हैं, पारित करते हैं। इस प्रकार कानून बनाने वाली संस्था जिसका नाम संसद है, उसके 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ संसद के 2 सदनों की, जिसमें कानूनों को एक्चुअल में बनाया जाता है। साइन करने वाली संस्था राष्ट्रपति है, लेकिन बनाने वाली संस्था 2 हैं। संसद संस्था है और उसके 2 अंग हैं। कौन कौन से? एक तो है लोकसभा और राज्यसभा। माफ कीजिएगा, मैंने अंग बोल दिया। अंग अगर मैं बोलूं तो संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर मैं बोलूं सदन, उसके हाउसेस कितने हैं, तो उसके 2 हाउसेज हैं, 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आइए पढ़ते हैं। देखिए, संसद, भारतीय संसद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 79 में कर दिया गया है, आर्टिकल 79, अनुच्छेद 79 में, और उसमें बता दिया गया है भारत में कानून निर्माण के लिए एक संसद होगी, जिसका निर्माण एक राष्ट्रपति तथा 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा को। ठीक है, तो जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे राज्यसभा का गठन। देखिए, राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग होता है? अनुच्छेद 80 के अकॉर्डिंग होता है। और इसके जो अधिकतम सदस्य हैं कितने हैं? 250। इसके अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं। ठीक है, परंतु वर्तमान में सदस्य कितने हैं इसके? 245। ठीक है, अधिकतम संख्या 250, वर्तमान में 245। तो ये क्या है? 250 क्या है? अधिकतम, और 245 क्या है? वर्तमान। ठीक है, अब हम बात करते हैं निर्वाचन पद्धति। ठीक है, निर्वाचन पद्धति की। चलो, निर्वाचन पद्धति से पहले एक चीज और देख लेते हैं। इसमें 12 कैंडिडेट ऐसे होते हैं 245 में, इसमें 245 में 12 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका मनोनयन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, कितने? 12 कैंडिडेट होते हैं जिनका मनोनयन होता है, और वो 12 लोग कहां से आते हैं? वो आते हैं कला, विज्ञान, समाज सेवा, और साहित्य। ठीक है, इन क्षेत्र से आते हैं। जो इस क्षेत्र के जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। कहाँ? राज्यसभा में 12 सदस्यों को। ठीक है, अब हम बात करते हैं निर्वाचन पद्धति की। इनका जो निर्वाचन होता है वह जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, कैसे होता है? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, और कौन सी पद्धति से होता है?
समानुपातिक पद्धति से होता है। ठीक है, इनके जो निर्वाचन में भाग कौन लेता है? राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में इनमें भाग लेते हैं एमएलए। ठीक है, विधानसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य। ठीक है, ये तो हो गया निर्वाचन। और इसका निर्वाचन कैसा होगा? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अब है सदस्यों की योग्यताएं। देखिए, इनके सदस्यों की योग्यताओं की सबसे पहले तो शर्त क्या है? जो 30 वर्ष का हो। ठीक है, इसके साथ ही वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। ठीक है, क्लियर? उसकी उम्र 30 साल हो और वह भारत का नागरिक हो और वह पागल या दिवालिया ना हो। पागल या दिवालिया ना हो। दिवालिया मतलब उसने कहीं से कर्जा लिया और उस कर्जे को चुकाया ना हो। बैंक से कर्जा लिया और बैंक में से दिवालिया घोषित कर दिया, किसी अदालत में उसे दिवालिया घोषित कर दिया जिसका बैंक का कर्जा ना चुकाया हो। और इसके साथ ही वह और अन्य योग्यताएं रखता हो जो कानून द्वारा बनाई गई है। ठीक है, और किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, ये इसकी योग्यताएं हैं शिक्षा के सदस्यों की। ठीक है, अब हम करते हैं कार्यकाल। देखिए, राज्यसभा का जो कार्यकाल है वह स्थायी है। ठीक है, इसको विघटन नहीं किया जा सकता। इसका विघटन नहीं किया जा सकता। ये क्या है? स्थायी है। यानी कि 1952 में जो पहली बार बनी थी वही अभी तक चली है। पहली राज्यसभा ही अभी तक चल रही है। इसका विघटन नहीं होता है। इसमें नए सदस्यों की एंट्री ऐसे होती है कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, और जितने रिटायर होते हैं हर 2 वर्ष बाद 1/3 उतने ही नए सदस्यों का चुनाव हो जाता है और वो आ जाते हैं। तो कुल मिला के इसमें यह है, इसका जो कार्यकाल है वह स्थायी है और इसमें हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य नए आ जाते हैं और उतने ही रिटायर हो जाते हैं। इसलिए ये हमेशा चलती रहती है। इसके सारे मतलब राज्यसभा के सभी सदस्य एक साथ रिटायर नहीं होते और एक साथ नहीं आते। ठीक है, 2 वर्ष में 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और उतने ही नए आ जाते हैं उसी टाइम। अब पदाधिकारी, जब पदाधिकारियों की बात करें तो इसमें पदाधिकारी होते हैं। एक होता है इसका पीठासीन अधिकारी, जिसका हम इसे जानते हैं किस नाम से? इसके जो पदाधिकारी होते हैं, एक होता है, देखो आपने उपराष्ट्रपति का नाम तो सुना ही होगा हमारे देश में। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सभापति यानी कि एक तरीके से अध्यक्ष। ठीक है, तो जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति। और दूसरा पद होता है यहाँ पे उपसभापति का। ठीक है, उपसभापति जो होता है वह राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उन सदस्यों में से किसी एक को चुना जाता है। और चुनता कौन है? राज्यसभा के सदस्य ही चुनते हैं। ठीक है, तो इसके जो पदाधिकारी होते हैं, 2 मेन पदाधिकारी होते हैं, एक सभापति और दूसरा उपसभापति। उपसभापति को राज्यसभा के सारे सदस्य मिलकर चुनते हैं और जो सभापति होता है वो एक्चुअली में उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति बनने के कारण वह राज्यसभा का
सभापति भी बन जाता है। जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति भी बन जाएगा। तो अब हम कहेंगे इसका चुनाव कौन करता है सभापति का, तो जाहिर सी बात है इसका चुनाव यानी कि हमें बात करनी पड़ेगी उपराष्ट्रपति के चुनाव की। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं कौन, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसका चुनाव करते हैं। तो ये हो गया आपके पदाधिकारी कौन कौन से, एक तो हो गया सभापति और दूसरा हो गया उपसभापति। ठीक है, क्लियर हो गया, एक सभापति और दूसरा उपसभापति इसके पदाधिकारी हैं। अब हम बात करते हैं अनन्य शक्तियों की। देखिए कुछ ऐसी शक्तियां हैं राज्यसभा के पास जो लोकसभा के पास नहीं है, और वो कौन सी शक्तियां हैं, वो है अनुच्छेद 249 में और दूसरी है 312 में। एक तो है 249 और दूसरी है 312। 249 के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय महत्व का विषय, इसका मतलब ये है कि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को अगर जरूरी समझे तो राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। कोई ऐसा विषय है जिस पर राज्यसभा को लगे कि इस पे कानून बनाना चाहिए संसद को, ना कि राज्य की विधानसभा को, तो वह उस विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। इसकी पहल कौन करेगी, राज्यसभा करेगी और 2/3 बहुमत से वो पास करेगी राज्यसभा, तब वह विषय राष्ट्रीय महत्व का घोषित हो सकता है। ऐसा 249 में कहा गया है। इस काम को लोकसभा नहीं कर सकती है, इसलिए इसकी अनन्य शक्तियां हैं। और एक और है अनुच्छेद 312 में। अनुच्छेद 312 में यह कहा गया है कि अगर नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना है, जैसे IAS होते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, IPS होती है भारतीय पुलिस सेवा, ठीक है, और होती है भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इन भारतीय सेवाओं से अलग अगर कोई चौथी नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना है तो उसका प्रावधान भी कौन करेगा, राज्यसभा करेगी अनुच्छेद 312 के अकॉर्डिंग। ठीक है, राज्यसभा ही इसकी शुरुआत कर सकती है, ये शक्तियां लोकसभा के पास नहीं है। और सभी मामलों में लोकसभा या तो राज्यसभा से ज्यादा ताकतवर है या उसके बराबर समकक्ष है, लेकिन इन दो मामलों में अनन्य शक्तियों के मामले में लोकसभा से ज्यादा पावरफुल है कौन, राज्यसभा। सिर्फ ये 2 अनन्य शक्तियां हैं, बाकी अन्य मामलों में राज्यसभा या तो लोकसभा के बराबर है या लोकसभा से कम है। ठीक है, अधिवेशन के बारे में, इसका अधिवेशन राज्यसभा का संसद का जो अधिवेशन होता है, और संसद का अधिवेशन के नियम ये है कि 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अधिवेशन के बारे में ये कहा गया है संसद के अधिवेशन के बारे में कि 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि साल के अंदर 2 तो कंपलसरी हो ही गए, क्योंकि 2 अधिवेशन इसके होंगे तो 6 माह का यदि अंतर हो गया तो इस गैर संवैधानिक माना जाएगा। 6 महीने के अंदर मतलब साल के अंदर जितने भी अधिवेशन होंगे उनके अंदर 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। अब तुम लगा लो तो साल में 2 तो उनके हो ही जाएंगे। अब बात करते हैं गणपूर्ति। अधिवेशन क्या होता है, अधिवेशन होती है बैठक, संसद की कार्यवाही की जब बैठक होती है। ठीक है, और गणपूर्ति क्या होती है, गणपूर्ति होती है जब संसद के सदस्य की बैठक होती है, अधिवेशन चलता है, तो वो अधिवेशन कब चालू किया जा सकता है, वो तब किया जा सकता है जब गणपूर्ति 1/10 हो। अब गणपूर्ति का मतलब ये है सदस्यों की संख्या, सदस्यों की एक निश्चित संख्या जिनके अभाव में सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती। यानी कि गणपूर्ति है वो कम से कम सदस्यों की संख्या जिनके बिना आप
संसद की कार्यवाही नहीं चला सकते, राज्यसभा की कार्यवाही नहीं चला सकते, लोकसभा की कार्यवाही नहीं चला सकते। और वो कितना है, टोटल सदस्यों का 1/10, यानी कि अगर 245 टोटल सदस्य हैं तो इसका 1/10 यानी कि 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा क्या हो जाएगा इसका 245 का 24.5। अगर मान लीजिए 250 पूरे हैं, 245 की हो जाए तो इसका 10वां हिस्सा क्या हो जाएगा, 10 से भाग दे दो इसको, कितना बचेगा इसमें 25। तो अगर राज्यसभा में 25 सदस्य मौजूद हैं तो कार्यवाही चलाई जा सकती है, परंतु अभी कितने हैं फिलहाल में 245। अब 245 में देखो 24.5 आ जाएगा, तो 24.5 तो वो सदस्य हो नहीं सकते, तो इसे टोटल कितना मान लिया जाएगा, 25 सदस्य मान लिया जाएगा। ठीक है, ये आपको मैंने राज्यसभा का क्वेश्चन करा दिया। अब मैं इसके नामों के बारे में बता दूं कि राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इंग्लैंड में क्या हुआ था कि राज्यसभा जैसा जो सदन था उसमें राजा के रिश्तेदार, प्रिंस और अन्य ऐसे ही महत्वपूर्ण लोग रहते थे और इसलिए उसे उच्च सदन का नाम दिया गया। द्वितीय सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेकेंडरी लेवल का सदन है, ये इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्यादा पावर्स लोकसभा के पास हुआ करती है, तो इसलिए ये द्वितीय श्रेणी का सदन है। स्थायी सदन इसलिए कहते हैं कि इसका विघटन नहीं हो सकता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्थायी सदन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोकसभा की। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये जनता का सदन है, जनता द्वारा आम लोग होते हैं, इसमें आम जनता होती है। प्रथम सदन इसलिए है क्यों? क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अस्थायी भी है, क्यों? क्योंकि इसका विघटन किया जा सकता है और हमारे देश में प्रत्येक 5 वर्ष बाद यह स्वतः विघटित हो जाती है। ठीक है, एक लोकसभा का कार्यकाल सिर्फ कितना है, अधिकतम 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष से पहले वो कभी भी विघटित हो सकती है, राष्ट्रपति से उसका विघटन कर सकता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह क्या होता है, अनिश्चित होता है। कोई गारंटी नहीं है कि लोकसभा 5 साल पूरा चले, हालांकि 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, मगर कोई गारंटी नहीं है कि 5 साल चले, हो सकता है उससे पहले भी लोकसभा भंग हो जाए। तो इसका कार्यकाल कितना होता है, अनिश्चित। अगर अधिकतम पूछ ले तो अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष। ठीक है, और यहाँ कार्यकाल कितना था इसका, यहाँ इसके जो सदस्यों का कार्यकाल था, एक्चुअली इसका ये तो अस्थायी है, ये सदन तो अस्थायी है, तो इसका विघटन तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात क्या है कि इसके सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए होती है और इसके सदस्यों की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है, और इसके सदस्य 2 साल बाद 1/3 रिटायर हो जाते हैं। हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उसकी जगह नए आ जाते हैं। लेकिन इनके यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, या तो सभी एक साथ रिटायर होते हैं और सभी एक साथ चुने जाते हैं। ठीक है, इसका कार्यकाल अनिश्चित है और अधिकतम 5 साल। अब हम बात कर लेते हैं लोकसभा का गठन। लोकसभा का गठन होता है अनुच्छेद 81 के अकॉर्डिंग, और इसके गठन में जो सदस्य होते हैं, इसके अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 552। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में है 545। इलेक्शंस कितने पे होते हैं, 543। 2 लोग कहाँ गए 45 में से, 2 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। किनमें से मनोनीत करता है, जो एंग्लो इंडियन प्रजाति के लोग होते हैं उनमें से 2 लोगों को मनोनीत करता है, कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, क्लियर। तो अधिकतम संख्या 552, फिलहाल कितनी है 545। ठीक है, निर्वाचन की पद्धति कौन सी होती है, निर्वाचन की पद्धति ये साधारण जनता द्वारा चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से।
ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं ये साधारण जनता द्वारा। योग्यताएं वही होती है जो राज्यसभा की होती है, बस यहाँ पे आयु में फर्क है, 25 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, और बाकी वही है कि भारत का नागरिक हो, कोई क्या नाम है लाभ के पद पर ना हो और पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो। इसका कार्यकाल मैं बता चुका हूं, अधिकतम 5 साल होता है। ठीक है, अधिकतम कितना होता है 5 वर्ष, और उससे पहले भी इसका विघटन हो सकता है। तो ये एक प्रकार से अनिश्चित कार्यकाल है इसका। ठीक है, और अधिकतम 5 साल है। पदाधिकारी, यहाँ पर पदाधिकारी होते हैं 2, एक होता है अध्यक्ष जिसे हम स्पीकर भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है उपाध्यक्ष जिसे हम डेप्यूटी स्पीकर भी कहते हैं। ठीक है, जो स्पीकर होता है इसका पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि यह पद पर बैठने के बाद अपने दल से त्याग पत्र दे देता है। ठीक है, पद पर बैठने के बाद दल से त्याग पत्र दे देता है, और इसकी भूमिका कैसी होती है? निष्पक्ष होती है, मगर वास्तव में निष्पक्ष रहता नहीं है। अपने जिस दल का होता है उस दल से भले ही त्याग पत्र देता है, लेकिन दल में ही रहता है और अनऑफिशियली, और उस दल के लिए ही कार्य करता है। ठीक है, तो ये स्पीकर जो होता है, फिलहाल आज के टाइम पे स्पीकर कौन है? ओम बिड़ला। ठीक है, कोटा से सांसद है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं इसके। अगर अध्यक्ष मौजूद नहीं है तो उपाध्यक्ष सदन की कार्यवाही संचालित करता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ था अध्यक्ष में, पदाधिकारी में, जो राज्यसभा में जो सभापति होता है वो सदन की कार्यवाही को संचालित करता है। अगर सभापति नहीं है तो उपसभापति देखेगा सदन की कार्यवाही को। ऐसे यहीं पे सदन की कार्यवाही को अध्यक्ष देखता है, अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष देखेगा। ठीक है, अधिवेशन वही नियम है, 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, गणपूर्ति वही है, कुल संख्या का 1/10। ठीक है, यानी कि टोटल संख्या कितनी है? 545, तो इसका 10% 54.5, तो 54.5 तो कुछ होता नहीं है, तो टोटल कितने? 55 सदस्य हैं। अगर 55 सदस्य सदन में मौजूद नहीं है लोकसभा में, तो लोकसभा की कार्यवाही का संचालन नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, ये था तुम्हारा पूरा संसद का राज्यसभा और लोकसभा जो कि क्लियर हो गया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।